Welcome all of you. Dear students, आज फिर एक बार आपका साथी एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होगा और वो नया टॉपिक होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। अर्थात मैं ऐसे कहूँ कि भारत में आर्थिक विकास प्यारे साथियों, हमने आर्थिक विकास की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। मैं आज चर्चा करूंगा कि आर्थिक विकास की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, आर्थिक विकास के प्रतिपादन करने वाले कौन थे, आर्थिक विकास की नीति कब अपनाई गई। ऐसे बहुत से कारण होंगे जिन पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको पीछे की तरफ ले जाना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से याद होगा। हमने चर्चा की थी दोस्तों, अर्थव्यवस्था में एक अर्थव्यवस्था थी जिस अर्थव्यवस्था का नाम था मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था को हमारे देश के द्वारा अपनाया गया। साथियों, इस अर्थव्यवस्था के ढांचे को बनाए रखने के लिए, या मैं कह सकूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को नियोजित करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने सार्वजनिक जो क्षेत्र के उद्योग थे सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावशाली बनाकर आर्थिक विकास का एक प्रमुख पहलू बना दिया। क्या कहा मैंने कि हमारे देश की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को बनाए रखने के लिए हमारे देश की सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे इनको विकास का एक मुख्य पहलू बना दिया। तो प्यारे साथियों, जो निजी क्षेत्र के उद्योग थे, या मैं कह सकूं कि जो निजी क्षेत्र था, इस निजी क्षेत्र के लिए इतने नियम और कानून बनाए गए सरकार के द्वारा कि इन क्षेत्रों का लगभग विकास ही क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। गौर फरमाइए दोस्तों, मैंने दो क्षेत्रों के संदर्भ में बात की, एक सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में और दूसरी चर्चा की निजी क्षेत्र के संदर्भ में। हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए हमारी सरकार के द्वारा
जो प्राथमिकता दी गई या जो विकास का मुख्य पहलू माना गया वो किसको? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को। ऐसा नहीं था कि निजी क्षेत्र के उद्योग नहीं थे या उनको निजी क्षेत्र के उद्योगों को कोई अधिकार नहीं था, अधिकार तो थे, निजी उद्योग भी थे, अधिकार भी उनके पास थे, लेकिन सार्वजनिक जो उद्योग थे या सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे इनके पास अधिकार अधिक थे और इनके पास अधिकार कम। निजी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने जो नीति नियम जो कानून बना रखे थे वो इतने जटिल थे कि उन नीति नियमों की पालना करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, जिसके कारण निजी क्षेत्रों की संख्या में क्या हुई? कमी हुई, या हम कह सकते हैं निजी क्षेत्रों की संख्या बहुत कम थी। हुआ यूं कि इस सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे ये उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे नहीं ले जा सके, जिसके कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो लगभग क्या हो गई? अवरुद्ध हो गई। समय की भी मैं बात करूं दोस्तों, 1950 से लगभग 1980 के मध्य हमारे देश में आर्थिक विकास 1950 के बाद भी हुआ था, लेकिन साथियों जो एक विकास की एक निरंतर एक सतत प्रक्रिया प्रारंभ हुई 1980 के बाद हुई, लेकिन जो वास्तविक जो विकास प्रारंभ हुआ दोस्तों वो हुआ था 1990 के पश्चात। तो मैंने कहा कि हमारे देश की सरकार ने 1950 से लेकर 1980 के मध्य एक ऐसे नीति नियम और कानून बनाए, किसके लिए? निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए। जो नीति नियम कानूनों को पूरा करना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। जिसके कारण दोस्तों हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो जाती है? डगमगा जाती है, या हम कह सकते हैं हमारे देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। जब हमारे देश का विकास अवरुद्ध हुआ तो हमारे देश की सरकार को हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए एक नई योजना बनाने की जरूरत महसूस हुई। तो मैंने पहला कारण स्पष्ट किया कि हमारे देश में आर्थिक विकास की जरूरत क्यों पड़ी, आर्थिक सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी। प्यारे साथियों, ऐसा ही दूसरा कारण मैं बात करूं दूसरे कारण के संदर्भ में, तो ऐसा ही दूसरा कारण था कि हमारे देश की सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक कार्यों में अपने संसाधनों का अधिकांश भाग क्या करना पड़ा? खर्च करना पड़ा। फर्स्ट कारण मैंने स्पष्ट किया आपको कि हमारे देश में आर्थिक सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे देश की सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को महत्व दिया, ना कि निजी क्षेत्र के उद्योगों को, जिसके कारण हमारे आर्थिक जो विकास था वो क्या हो जाता है? लगभग अवरुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद मैंने दूसरा कारण बताया कि हमारे देश की सरकार ने अपने संसाधनों का जो अधिकांश भाग था वो किस पे खर्च कर दिया? प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्र पर, जिसके कारण भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। कितने कारण स्पष्ट हुए दोस्तों? दो कारण। पहला कारण निजी क्षेत्रों को अधिकार नहीं देने के कारण, दूसरा कारण अपने संसाधनों का अधिकांश भाग किस पे खर्च करने के कारण? प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्र पर।
तीसरे कारण की मैं बात करूं तो तीसरा कारण होगा अविवेकशील ढंग से उपभोग व्यय। जैसा कि हमने दो कारणों में देखा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, तो प्यारे साथियों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार के द्वारा विदेशों से कर्ज लिया गया। विदेशों से कर्ज लिया गया, ऋण लिया गया, और इस ऋण को हमारी सरकार ने एक अविवेकशील ढंग से क्या किया, उपभोग व्यय कर दिया, या हम कह सकते हैं खर्च कर दिया। जो हमने कर्ज लिया था विदेशों से ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हम एक पटरी पर ला सकें, लेकिन उस धन का भी एक सही मायने में उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके कारण हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, आर्थिक सुधारों की। इन सबके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी सरकार की जो प्राप्ति थी वो प्राप्ति हमेशा खर्च से कैसी रही, कम रही। अर्थात हम कहेंगे कि जो हमारी सरकार के पास जो धन आता था वो धन कम आता था, और जो खर्च होता था या जो जाता था वो कैसा था, ज्यादा। क्या समझे आप? सीधा सा फंडा है कि हम लॉस में कब जाएंगे, जब हमारे पास इनकम कम है और खर्च हमारे अधिक होंगे, तो हम एक कर्ज तले दबते चले जाएंगे। यही स्थिति हमारे देश के सामने हुई थी। हमारे देश के जो आगतें थी वो आगतें कम थी, और जो हमारे देश की जो हम कह सकते हैं जो खर्च था वो हमेशा कैसा रहा, अधिक रहा। मैं आगे बात करूंगा दोस्तों, इन सभी के 4 पॉइंट हमने पढ़े, किसके संदर्भ में, हमारे देश में आर्थिक सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी। पहला कारण मैंने बताया, सार्वजनिक क्षेत्रों को विशेष अधिकार देना, निजी क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा कारण मैंने बताया, दूसरा कारण था कि जो हमारे संसाधन थे उन संसाधनों का अधिकांश भाग किस पे खर्च कर दिया हमारी सरकार ने, प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्र पर। तीसरा मैंने कारण बताया आपको कि जो हमने कर्ज लिया था विदेशों से, उस कर्ज का अधिकांश भाग या उस कर्ज को हमने एक अविवेकशील ढंग से क्या कर दिया, खर्च कर दिया। इन सबसे मिलता जुलता चौथा जो कारण था कि हमारे देश की जो प्राप्ति थी वो हमेशा कम बनी रही और खर्च कैसे रहे, अधिक। तो इन सबको पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार किसके अभाव में रही, राजकोषीय अनुशासन का क्या रहा हमारी सरकार के पास, अभाव। राजकोषीय अनुशासन का हमारी सरकार के पास अभाव रहा, या हम कह सकते हैं दोस्तों हमारी सरकार राजकोषीय
जो अनुशासन है इसका क्या नहीं कर पाई, पालन नहीं कर पाई, या तीसरे शब्दों में कहें हम कि हमारी सरकार राजकोषीय अनुशासनहीनता का क्या रही शिकार। तो प्यारे साथियों, आपके जहन में एक सवाल गूंज रहा होगा कि राजकोषीय अनुशासन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन होगी दोस्तों, राजकोषीय अनुशासन डेफिनेशन होगी दोस्तों, राजकोषीय अनुशासन का तात्पर्य है सरकार की उन नीतियों से है उन नीतियों से है जिनके द्वारा सरकारी ऋण के भार को कम करने का प्रयास किया जाता है। चाहे उनसे क्वेश्चन पुटअप करने वाला ये पूछे कि राजकोषीय अनुशासन क्या है, या फिर हमसे ये पूछे कि राजकोषीय अनुशासनहीनता होती क्या है, इन दोनों का जो जवाब है वो लगभग एक जैसा होगा दोस्तों। सिर्फ आपको एक शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। हमने देखा कि राजकोषीय अनुशासन क्या है, तो राजकोषीय अनुशासन एक ऐसी नीति होती है दोस्तों, क्या होती है, एक ऐसी नीति होती है जिसके द्वारा सरकार का जो ऋण होता है या सरकार का जो दबाव होता है उस दबाव को कम करने का क्या किया जाता है, प्रयास। लेकिन साथियों, जब हम अनुशासनहीनता की बात करें तो अनुशासनहीनता का मतलब हुआ कि जो हमारी सरकार है उस सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं वो नीतियां कैसी बनाई हैं, प्रतिकूल बनाई हैं। वो नीतियां कैसी हैं, प्रतिकूल अनुकूल ना होकर यहाँ जो नीतियां हैं दोस्तों वो अनुकूल हैं, और वहाँ जो नीतियां बनाई हैं सरकार ने वो कैसी बनाई हैं, प्रतिकूल। अनुशासनहीनता का मतलब सरकार ने जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो खर्च किया, जो हमारा बजट का जो खर्च किया है वो खर्च एक सही मायने में एक सही नीति के द्वारा नहीं किया, एक नियोजन, एक प्लान, एक रूपरेखा के माध्यम से नहीं किया, जिसके कारण किसी देश की सरकार एक अनुशासनहीनता का क्या हो जाती है, शिकार। आगे दोस्तों, अगला जो इसमें पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा दोस्तों
व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा जो होता है दोस्तों, व्यापार घाटे में दो पक्ष होते हैं, एक खरीदार होते हैं तो दूसरा बेचने वाला होगा दोस्तों, जिसे हम क्रेता कहेंगे और दूसरे को विक्रेता। इसको हम बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। माना कि साथियों, हमें एक साल में जो इनकम हुई वो 1,50,000 रुपये की हुई। हमारे परिवार की टोटल जो इनकम थी वो कितनी थी दोस्तों? 1,50,000। और हमने एक वर्ष में जो इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों 2 लाख रुपए कर दिया। कितने रुपए? 2 लाख। तो प्यारे साथियों, हमारा परिवार कितने कर्ज में हुआ? 50,000 के कर्ज में हुआ। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यही कंडीशन होती है दोस्तों व्यापार में। अगर हम व्यापार में 1.5 लाख रुपए खर्च करके और 1.25 लाख रुपए कमा रहे हैं तो हमें कितने का घाटा हुआ? 25,000 का घाटा हुआ। और 25,000 का जब घाटा हुआ तो ये क्या कहलाएगा? व्यापार घाटा। इसमें दो पक्ष होते हैं दोस्तों, आपने बखूबी पढ़ा होगा, एक निर्यात और दूसरा आयात। प्यारे साथियों, अगर हम निर्यात कम मात्रा में कर रहे हैं और आयात अधिक मात्रा में, वस्तु बेच कम रहे हैं और खरीद ज़्यादा रहे, क्या होगा? हमें घाटा होगा। जैसे व्यापार असंतुलन भी कहते हैं। व्यापार असंतुलन भी कहा जाता है दोस्तों। हमें व्यापार में लाभ कब होता है? जब हम खरीदें कम और बेचें ज़्यादा, आयात कम करें और निर्यात अधिक करें। लेकिन व्यापार घाटे में होता क्या है? उल्टा होते हैं। यहाँ आयात जो किया जाता है उसकी अपेक्षा निर्यात कैसा किया जाता है? कम। या हम कह सकते हैं आयात ज़्यादा किया जाता है और निर्यात कम किया जाता है। और यही कंडीशन क्या कहलाती है? व्यापार घाटा। ऐसी स्थिति हमारे देश के साथ हुई दोस्तों, जिसके कारण हमारे देश को आर्थिक सुधार की क्या पड़ी? जरूरत। हमारे देश की, जैसा कि मैंने चौथा पॉइंट कहा था कि हमारे देश की जो प्राप्तियां थी वो हमेशा हमारे खर्च से कैसी रही? कम रही। या हम कह सकते हैं हमारा खर्च हमेशा ज़्यादा रहा अपेक्षा किसके? प्राप्तियों की, जिसे क्या कहा जाता है? व्यापार घाटा। ऐसा ही एक मैंने वर्ड अभी प्रयोग में लिया, व्यापार असंतुलन, जिसका एक अपोजिट शब्द होता है व्यापार संतुलन। फिर व्यापार संतुलन कहते किसे हैं? तो व्यापार संतुलन की मैं बात करूं तो व्यापार संतुलन होगा इसे दोस्तों हम व्यापार असंतुलन कह सकते हैं। फिर दोस्तों व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? व्यापार असंतुलन हमने देखा, व्यापार असंतुलन में हमने देखा था कि हमेशा
जो आयात है वो आयात अधिक होते हैं अपेक्षा किसके, निर्यात के। लेकिन साथियों व्यापार संतुलन में जो हमारा निर्यात होगा वो निर्यात अधिक होगा और दोस्तों आयात जो होगा वो आयात कैसा होगा, कम। हम किसी व्यापार में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, कितना किया हमने, 1.5 लाख रुपए, लेकिन हम इस व्यापार से जो प्राप्त कर रहे हैं वो कितना हुआ, हमें 2 लाख। कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 50,000 का। तो प्रॉफिट की स्थिति को हम कहेंगे व्यापार संतुलन। समझ में आया? व्यापार असंतुलन जिसे हम व्यापार घाटा कहते हैं, और दूसरा व्यापार संतुलन जिसे हम व्यापार कह सकते हैं, संतुलित व्यापार कहेंगे, या व्यापार में लाभ कह सकते हैं। जबकि घाटे को असंतुलन कहा जाता है, व्यापार असंतुलन, और लाभ को कहा जाता है व्यापार संतुलन। इसमें पक्ष आपको 2 ही याद रखने हैं कि हमेशा व्यापार असंतुलन में जो निर्यात होते हैं वो निर्यात कम रहेगा, जबकि आयात कैसा रहेगा, ज़्यादा। किसमें, व्यापार असंतुलन में। जबकि संतुलन में निर्यात हमेशा अधिक रहते हैं और आयात कैसा रहता है, कम। इनसे संबंधित एक और शब्दावली हम प्रयोग में लेते हैं दोस्तों, जिसे कहते हैं भुगतान संतुलन। क्या कहा जाता है, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन की डेफिनेशन होगी दोस्तों, एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ क्या डेफिनेशन होगी दोस्तों, एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष में होने वाला संपूर्ण या समस्त लेन देनों का संक्षिप्त विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। आगे मैंने एक और वर्ड काम में लिया था कि हमारे देश को अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए विदेशों से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ी। तो प्यारे साथियों, जो कर्ज लिया गया था वो किससे लिया गया था? बात करो दोस्तों विश्व बैंक की। किसकी? विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना की मैं बात करूं दोस्तों, कब हुई थी? सन 1944 में ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ था।
उस सम्मेलन के दौरान। इस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहा गया। अर्थात साथियों मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन के दौरान एक समझौता हुआ, जिस समझौते में एक बैंक का निर्माण किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे सामान्यतः किसके नाम से जाना चाहते हैं? विश्व बैंक के नाम से। आगे हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो करेंगे आर्थिक सुधारों में कौन कौन से सुधार किए गए, उन सुधारों के संदर्भ में।